एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जितने भी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद जब मैं बता रहा हूं तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर ठीक है, समझ में आया? चलें आगे। अरे बोलो, चलो। रेपरकशंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस को हम बोलते हैं। ठीक है, चलो जी। अगला हमारे ऑब्जेक्ट लिखा हो तो उसके बाद जो वर्ब आती है सेकंड फॉर्म में होती है, शुड आएगा नहीं, टेक फर्स्ट फॉर्म है, तो बेटा सेकंड फॉर्म यहां पे टुक आना चाहिए। इट इज हाई टाइम दैट टू बेनिफिट। तो पता है कि एज लॉन्ग एज, इफ, व्हेन, टिल, अंटिल, अनलेस, इसके बाद फ्यूचर का नहीं आता, विल हटा दिया, आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस और नो? अब इस बात को समझना, यहां पे बी की फॉर्म बच गई, बी की सारी फॉर्म्स आपको ध्यान है, बी, एम और आर, ये हमारी होती थी फर्स्ट फॉर्म। हाँ कि ना? सेकंड फॉर्म को आपसे पूछे तो आप कहते थे वाज और वर। यस और नो? थर्ड फॉर्म बताइए आपको क्या होती है? बीन होती है, बचपन में पढ़ते हैं ना, बी वाज बीन। यस और नो? अच्छा, फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म होगी, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? बीइंग लगाएंगे। फिफ्थ फॉर्म एस या एस वाली होती है जिसे हम इज कहते हैं। क्लियर है? अब मुझे बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आता है इनके बाद, फ्यूचर नहीं आता है, तो इनमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली कौन कौन सी वर्ब्स है? सेकंड फॉर्म तो नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, फोर्थ फॉर्म भी नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म आता है या फिफ्थ फॉर्म आता है। फिफ्थ फॉर्म एस या एस वाला सिंगुलर ही होता है। हाँ कि ना? अब यू के साथ क्या आता है? यू के साथ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? बी आता है, एम आता है, आर आता है या इज आता है? इज तो नहीं आता, और ना ही बी आता, ना ही एम आता, क्या आता है? आर आता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा होना चाहिए एज लॉन्ग एज यू आर द पार्ट। और ये यू आर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आर हमारा यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कुछ मैंने बेसिक्स के लेक्चर लिए हैं जिसमें बताया कब वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, कब मेन वर्ब होती है ना, तो वो क्लासेस देखना भी मैंडेटरी है, तो बहुत दिक्कत होगी। दोबारा रिपीट करता हूं, इफ, व्हेन, टिल, अंटिल, अनलेस, ये सब के सब टाइम में कंडीशन बताने वाले वर्ड्स हैं। इनके बाद कभी भी फ्यूचर का यूज हम नहीं करते, लो जी फ्यूचर हटा दिया, आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी की सारी फॉर्म मैंने लिख दी, बी, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीइंग, इज। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना ही ये होता, ना ही ये होता, ना ही ये होता, या तो ये होता है या तो ये होता है। इज हम लगा नहीं सकते यू के साथ, यू के डायरेक्ट वर्ब बी कभी आता नहीं है, एम आता नहीं है, बचा क्या? आर, और आर यहाँ पे लिख दी। आर के साथ और कोई वर्ब नहीं है, खाली आर ही लिखी हुई है, तो अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है? फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म वाला टेंस कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। समझ में आया क्या? उम्मीद करता हूं बातें मेरी एकदम क्लियरली समझ में आ रही होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, बोथ विल हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन एज लॉन्ग एज यू आर द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। आई होप माय पॉइंट गॉट क्लियर। मैंने कहा था अपीयर स्टेट वर्ब होती है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट वर्ब ऐसे होती हैं जिसके अंदर कभी कभी आईएनजी फॉर्म लग जाता है, याद आ रहा है? और जब उनके अंदर आईएनजी फॉर्म लगता है तो उनका मीनिंग बदल जाता है। वैसे तो अपीयर में आईएनजी फॉर्म नहीं आता था, कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता था, क्योंकि जब उसका मतलब होता था प्रतीत होना, वो स्टेट वर्ब होता था। लेकिन मैंने कहा था कंटीन्यूअस टेंस लग सकता है जब उसका मतलब होता था कि उपस्थित होना, या सुनो प्रकाशित होना, पब्लिश होना। तो यहाँ पे उपस्थित होने की बात हो रही है, प्रेजेंट होने की बात हो रही है कि सेवरल न्यू परफॉर्मर्स स्टेज के ऊपर उपस्थित हो रहे हैं, आ रहे हैं सामने, टू कम आउट। या सुनो, इस केस में आईएनजी लग सकता था, कंटीन्यूअस टेंस, मतलब इसके अंदर नो एरर है, ये सही लिखा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ऐसा बोलूं कि इट इज अपीयरिंग टू मी दैट यू विल फेल, तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे अपीयरिंग का मतलब है प्रतीत होना। अब ये स्टेट वर्ब है, इट अपीयर्स टू मी दैट, ऐसा होना चाहिए। तो मैं जब आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि कांसेप्ट यहाँ पे एक नया पॉइंट बताना है। एडवर्ब का पॉइंट यहाँ पे आ गया, लेकिन जान लीजिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि आपका ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, जस्ट, ये सारे वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। तो जस्ट की पोजीशन यहाँ नहीं है, बीच में चाहिए, ही हैज जस्ट रीच्ड। क्लियर है? समझ में आया? पक्की बात। चलो बाद में हेल्पलेस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। दोबारा बोलूं, कंडीशनल बड़ा चैप्टर है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आने वाली क्लासेस में। लेकिन वेयर ये वर्ड्स बहुत बार इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव्स का काम करते हैं। बेसिक्स की क्लास मैंने पढ़ाया था, वो कंप्लीट वीडियो है, 3 घंटे होना चाहिए। और इस आपका वहां होना चाहिए, एंड में फुल स्टॉप आती है, ऐसे बनता है, आई डोंट होता है, वो आगे होता है। ये सिंगुलर है तो बेटा वर्ब भी सिंगुलर आएगी। क्या करेंगे? देयर गोज माय ब्रदर। यहाँ प्लूरल होता तो गो कर देते। क्लियर है? चले 13 देखेंगे। आई विल इंटीमेट यू इन केस यू विल आस्क एनी। ये चीजें बहुत बढ़िया चीजें हैं, ध्यान रखिएगा इनको। देयर ही गोइंग, देयर इज गोइंग माय ब्रदर। हियर और देयर से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बाद जनरली हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और उसमें जो सब्जेक्ट होता है हमारा बाद में लिखा होता है। जैसे मैंने कहा, प्यार से समझिएगा, मैं बस स्टॉप पे वेट कर रहा था और बस आ गई, तो मैंने कहा हियर इज कमिंग द बस, तो ये गलत है, ऐसे बोलते हैं हियर कम्स द बस। देयर गोज शी, आपने सुने होंगे ऐसे सेंटेंसेस, लो आ गई बस, हियर कम्स द बस, बोलते हैं ना ऐसा। तो हियर और देयर से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं अपने बाद कंटीन्यूअस टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं, और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो आगे होता है। ये ACHED बोलो। हाँ, खींचो खींचो खींचो। By this time next year he has had set to right में भी adjective, left में verb, तो right में verb, ये पैरेललिज्म को मेंटेन करता है। अगर ये पैरेललिज्म को मेंटेन करता है तो आप ध्यान से देखिए, arrived यहाँ पे verb की सेकंड फॉर्म है, कॉमा लगा हुआ है, फिर did यहाँ पे verb की सेकंड फॉर्म है। देखो वैसे तो जो did होता है ना, वो हमारा नेगेटिव में और इंटरोगेशन वाले सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं, अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो। लेकिन यहाँ पे did मेन वर्ब है, ध्यान से समझिएगा। ये अभी कभी आप सोचो सर यहाँ तो नेगेटिव भी नहीं है, यहाँ तो इंटरोगेशन भी नहीं है, यहाँ did कैसे आ गया? तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे did मेन वर्ब का काम करता है, किसका प्रिपरेशन करी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब वो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तब वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में आता है, मेन वर्ब का सिनेरियो अलग रहता है। ठीक है, धीरे धीरे करके बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई डिड माय वर्क, अब डिड यहाँ पे क्या मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, और सिंपल सेंटेंस में यूज किया हुआ ना नोट है ना इंटरोगेशन है। हाँ कि ना? क्योंकि आई डिड माय वर्क डिड के साथ और कोई वर्ब नहीं है ना, सिर्फ डिड लिखी हुई है, तो वो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, वो मेन वर्ब है। ऐसा ना, तो यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट क्या वो समझेंगे, ये सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये हैज कॉल्ड, ये वाला टेंस आ गया ना, जब इधर पास्ट का सेकंड फॉर्म, इधर पास्ट का सेकंड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहुंच गया? इधर भी कॉल्ड करेंगे, पैरेललिज्म को मेंटेन करेंगे, एंड है। तो नीलम अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशन एंड देन अब इस पॉइंट को समझेंगे। ये जो अडोरिंग आपको दिखाई दे रहा है, याद करो, अडोर, लाइक, लव, हेट, ये सब स्टेट वर्ब है, याद आ रहा है? स्टेट वर्ब में कौन सा टेंस आता था? कंटीन्यूअस टेंस आता था, बताया था। सॉरी, कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता था। कौन सा टेंस आता था? सिंपल प्रेजेंट टेंस आता था। लेकिन मैंने आपको एक स्ट्रक्चर और सिखाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2005। याद आया कुछ? अब यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, कुछ याद आ रहा हो तो। ऐसे करते थे, आई हैव नोन यू, कुछ याद आ रहा है? आई हैव नोन यू सिंस 2005, इसके पीछे कारण ये है। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं आई एम नोइंग यू, अब आई नो यू करेंगे इसे, अब आई नो यू करेंगे इसे, ये गलत है, नो करेंगे। तो हम कंटीन्यूअस टेंस हटा के प्रेजेंट टेंस लगाते थे, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस नहीं लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाया, क्योंकि बेटा इसके अंदर सिंस और फॉर भी मेंशन है। याद करो, सिंस और फॉर का यूज या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता था या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता था। हाँ क्या? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, अब वो तो यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आईएनजी तो लेके नहीं आ सकता नोइंग, स्टेट वर्ब आईएनजी कैसे लेके आएगा? अब ये स्ट्रक्चर तो यूज कर नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर सिंस है, तो याद रखो ना, सिंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते थे, तो मीनिंग मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा। आई हैव नोन यू सिंस 2005, मैं तुम्हें 2005 से जान रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हें 2005 से जानता हूं। यहाँ पे एक्शन नहीं बताना, स्किल बतानी है कि जानता हूं, ना कि जान रहा हूं। ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ, जो नए बच्चे को भी लग रहा है क्या वेरी गिफ्टेड। अडोर का मतलब होता है कि किसी को पसंद करना, किसी को लाइक करना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वॉइस की बात हो रही है, जो वॉइस है वो, तो उसके पहले हो चुका, जो काम पास्ट के भी पास्ट में जा चुका होता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लेके जाते हैं, तो हैड हैपेंड होना चाहिए। ये फर्स्ट एक्शन होगा, ये सेकंड एक्शन होगा, ये पहले हो चुका होगा, तो उसी के बारे में उसने बताने की कोशिश की होगी। उम्मीद करता हूं मेरे सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करके इसका
वीडियो को पोस्ट करके इनका बताइए क्या बनाए को हम यहाँ से यहाँ पे ले आए, सब्जेक्ट को यहाँ से हम यहाँ पे ले आए और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज और आगे सारा का सारा स्ट्रक्चर एज इट इज। ये स्ट्रक्चर भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर सेम होते हैं। एग्जांपल के तौर पे इफ आई हैड नोन द आंसर, आई हैव नो स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब में प्रेजेंट टेंस हम लगाते थे, कंटीन्यूअस टेंस नहीं लगाते थे, लेकिन इसके अंदर फॉर और सिंस भी है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, तो आई हैव नोन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रेजेंट तो विल कैसे आ गया, रेन हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर से करेंगे वर्ब को, क्या आएगा फॉल्स आएगा। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे सर बिफोर वाला कॉन्सेप्ट तो आपने कुछ पास्ट का नहीं बताया था, मेरी बात समझ, वो सिंपल प्रेजेंट वाले कॉन्सेप्ट के लिए आता है तो बिफोर के आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और बिफोर से पहले फ्यूचर टेंस होता है जनरली, और जब पास्ट वाला होता है तो याद करो इसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कह रहे थे सर आपने कहा था कि बिफोर के आगे वर्ब टेंस था और ये फिर से हैज क्रिएटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हां कि ना, कहने का मतलब इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इधर प्रेजेंट परफेक्ट और यहां पे पास्ट कैसे आ गया, फिर जब एक ही टेंस चल रहा है तो आप उसे मेंटेन करेंगे ना बच्चे, तो यहां पे आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, यहां पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहां पे पास्ट कैसे आ गया सेकंड फॉर्म। दूसरी बात यहां पे फॉर लिखा हुआ है और फॉर और सिंस का यूज आप लोग जानते हैं या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहां पे आपको प्रेजेंट टेंस ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन अ मंथ, हैज बीन लिविंग हियर और हैज लिव्ड भी बोल सकते हैं, हैज बीन लिव्ड। एज देखते ही इस टर्म को देखते ही टाइम में हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिनेशन में आएगा देखते ही बता देंगे, क्योंकि आप एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट को बार-बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था ना कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी चीजें इंप्रूव होंगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो आओ 31 को देखते हैं। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज़ हिज पेरेंट्स हैव, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो लंदन से उसके साथ रहने आए हैं, तो यहाँ पे सीम्स प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है तो आगे भी इसको प्रेजेंट टेंस में ही बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, हिज पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम लंदन, वो खुश प्रतीत हो रहा है, खुश मिजाज उसका भी नेचर है। क्यों है ये सेंटेंस सही है गलत है, she completed 3 chapters up till now, तो आप बोलेंगे सर ये डेफिनेटली रॉन्ग है। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर so far till now yet never ever already just since for, ये सब के सब अनफिनिश्ड के टाइम होते हैं, अब तक इसके अनफिनिश्ड के, और जितने भी अनफिनिश्ड के टाइम होते हैं उसके अंदर अनफिनिश्ड वाली वर्ब आती है, लेकिन ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो फिनिश्ड वाली है। याद करो अनफिनिश्ड वाली कौन सी होती है, हैज हैव प्लस वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब शी सिंगुलर है तो हैज कंप्लीटेड होना चाहिए था, हां कि ना, एक तो हैज लगाया और इसी की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, कंप्लीटेड बनेगी। अब इसको ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, उसने बोला शी वाज विद मी अप टिल नाउ, पहली बात अप टिल नाउ लिखा हुआ है, अनफिनिश्ड का टाइम है तो वर्ब अनफिनिश्ड की आनी चाहिए, अनफिनिश्ड की वर्ब होती है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पे लिखी हुई है वाज। अब सबसे पहला सवाल यहां पे ये है कि जो वाज यहां लिखी हुई है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो ध्यान से देखिए वाज के साथ और कोई वर्ब नहीं है, और कोई वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। और जब भी वाज मेन वर्ब होती है तो वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, मैं याद दिलाता हूं, बी एम और आर, ये फर्स्ट फॉर्म है, वाज और वर, हाँ बेटा कौन सी फॉर्म है, सेकंड है, बी वाज बीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, बीइंग कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, और इज हमारी कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, अप टिल नाउ लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, वाज मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ये वही वाली बात होगी देखो ऊपर वाली कि अप टिल नाउ लिखा हुआ था, चाहिए था ये और लिखा हुआ था सेकंड फॉर्म, ऐसी सेम बात होगी, अप टिल नाउ लिखा हुआ है, चाहिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म, तो गलत हो गया ना, आने के चाहिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जैसे हमने हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, तो चलो यहां पे भी सही करो, शी के साथ पहले करेंगे यहां पे हैज, आगे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखा हुआ उसी की तो थर्ड फॉर्म आती है, तो जो लिखा हुआ उसी की तो थर्ड फॉर्म आएगी, वो तो सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, तो यहाँ पे वॉज हटा के क्या करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे शी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ। समझ में आया क्या, ये सेकंड फॉर्म थी, हैज लगाया, इसी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, तो शी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ, सो डू नॉट रिव्यू हर फॉर गेटिंग लेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई लिव्ड हियर सिंस 19, रंगीन जल कहा करते थे, है ना, इसको पीने के बाद दुनिया रंगीन रंगीन दिखाई देती है, रंगीन जल, तो उससे परहेज करना ही ज्यादा बेहतर है। सेंस होता है ना, सेंस मैंने कहा था फोर और सेंस मोस्ट ऑफ द टाइम अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है, हाँ कि ना, लेकिन एक सेंस का स्ट्रक्चर होता है, एक सेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सेंस कभी लिखा हो इसके इधर भी एक क्लोज हो, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, और इसके इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, तो इसके इधर हम यूज करते हैं हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में सेंस यूज किया, और इसके इधर जो क्लोज होता है उसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इस स्ट्रक्चर के पीछे लॉजिक भी है, स्ट्रक्चर को आप लॉजिकली अप्रोच करेंगे, कैसे लॉजिकली अप्रोच करेंगे, पहली बात क्या सेंस के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बहुत बार हम करते हैं, जैसे कि आई हैव नोन हिम सिंस 2005, और आप लोग जानते हैं फोर और सेंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो सकता है, कोई गलती नहीं है, आ सकता है ना, लेकिन आगे इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, और अब ये क्यों आता है मैं आपको बता दूं, इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है, अगर आगे वर्ब लिखी है तो सेकंड फॉर्म आता है, अदरवाइज तो ऐसे लिखा होता है सिंस 1991, सिंस चाइल्डहुड, सिंस दिवाली, ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं, वर्ब नहीं लिखी होती, लेकिन अगर वर्ब आती है तो सेकंड फॉर्म आती है, क्यों आती है ये लॉजिक जान लीजिए, आगे वाला पॉइंट आपको क्लियर है, ठीक है। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं सिंस 1991, तो बोल सकते हैं, आपको पता है कोई भी सन, कोई भी डेट, कोई भी मंथ के लिए हम सिंस यूज करते हैं, सिंस 20th जुलाई, सिंस 1991 या सिंस 20th जुलाई 1991, हां कि ना, है ना। अब एक बात बताओ, ये 1991 क्या फिनिश्ड का टाइम नहीं है, याद करो, फिनिश्ड की वर्ब्स कोई बताई हुई है, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कोई मंथ दे रखा हो, कोई सन दे रखा हो, उन सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो कभी-कभी क्या होता है, सिंस के बाद न्यूमेरिकल डिजिट ना देके सब्जेक्ट वर्ब वाला आपको कॉम्बिनेशन दे देता है, तो बात तो वही है ना, ये भी फिनिश का ही तो टाइम होता है, सेकंड फॉर्म का ही तो टाइम होता है, तो न्यूमेरिकल डिजिट ना लिख के उसने क्या लिख दिया, उसने वर्ब लिख दी, तो वर्ब भी तो फिनिश वाली आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए सेकंड फॉर्म आता है। समझ में आया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो, बिलीव मी और नॉट, आई हैव नॉट ईटन एनी केक सिंस आई वाज अ चाइल्ड, सिंस लिखा है, सिंस के इधर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डेफिनेटली है, तो आगे बेटा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म। क्या ये वाज सेकंड फॉर्म है, हां जी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ और कोई वर्ब नहीं है। अगर ये मेन वर्ब है तो पांच फॉर्म में से कोई ना कोई एक फॉर्म होगी, डेफिनेटली होगी, कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। कैसे, बी वाज बीन, बोलो हां, समझ में आ रही है बातें। चलो, आई विल नॉट गो ऐसे चलो कर कोई बात नहीं, स्वाद बहुत लेते हैं। एक तो ना अभी मैं रिकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं ना, तो रिकॉर्डिंग में ना थोड़ा सा चीजें ऑकवर्ड हो जाती हैं। लेफ्ट से पढ़ते हैं तो अगर इधर वुड है तो इधर भी पास्ट आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब डिड होना चाहिए, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ पे वुड नहीं, यहाँ पे विल ही होगा। सर ऐसे कैसे, अब आप इसको देख के क्यों चेंज कर रहे हो सर, ये क्यों, क्योंकि आप ध्यान से नोट किए पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में चल रहा है, तो आपको वहां पे जो पैरेललिज्म है, जो सेंटेंस का जो एसेंस चल रहा है उसे भी मेंटेन करना है, हाँ कि ना। वैसे थोड़ी ये प्रेजेंट है तो आप इसे भी पास्ट कर देंगे, इसे भी नहीं कर सकते ना, पॉइंट समझ में आया। वैसे तो हम सेंटेंस को यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़े तो वुड लिखा हुआ तो इसे डज नहीं डिड करना चाहिए, हाँ कि ना, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इज लिखा हुआ है, अगर इज लिखा हुआ तो उसे आप प्रेजेंट में ही मेंटेन करना पड़ेगा, इधर आपको विल करना पड़ेगा, पॉइंट समझ में आ गया होगा। इफ द मैनेजर हैड एक्टेड इन टाइम, देखो ध्यान से देखो, थर्ड कंडीशनल, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बगल वाले पार्ट में आई वाज लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 इयर्स, गलत।
इफ आई वर यू होता, अगर मैं तुम होता तो ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करता। ब्लंडर मतलब अ बिग मिस्टेक। ही इज गोइंग एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। एवरीडे की बात हो रही है, हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है तो प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। ही गोज एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर? कब से आप इंग्लिश सीख रहे हैं? तो फॉर और सिंस, फॉर और सिंस है तो वर्ब और आईएनजी नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कि आई वाज लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 इयर्स, आई वाज लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 इयर्स, गलत हो गया ना। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश आना चाहिए, तो यहां पे लगा दिया वर्ब। फॉर और सिंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? बस इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए यू से पहले हैव आ गया। हाउ लॉन्ग जो तीनों फॉर्म में सेम रहती है, जैसे कि पुट 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 पुट, कट 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 कट, शट 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 शट, ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि फोरकास्ट। तो फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, ना कि फोरकास्ट। इधर विल है तो इधर प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। व्हेन ही लीव्स कर लिए होंगे। आज ये क्वेश्चन को डील करते हैं। लीव्स, चले आगे, चलिए ये देखिए क्वेश्चन, इनको सॉल्व कीजिए। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपने ये सॉल्व कर लिए होंगे। आज ये क्वेश्चन को डील करते हैं। यस्टरडे व्हेन द टीचर हैज सीन द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज ही पनिश्ड देम। तो आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है टाइम वर्क कर रही थी, तो ये एक्शन चल रहा था पास्ट में, अचानक से बीच में ये वाला हो गया। तो ये आपका कौन सा एक्शन है? ये एक्शन लॉन्ग एक्शन है जो चल रहा था, और ये बीच में हो गया तो ये कैसा है? ये शॉर्ट है, हाँ कि ना? तो लॉन्ग में ये नहीं आएगा, शी के साथ वाज करेंगे और इसकी जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो डूइंग होती है। व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी वाज डूइंग हर होमवर्क। आई होप माय पॉइंट गॉट क्लियर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्स अ किंग, साफ-साफ पढ़ते ही पता लग रहा है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्स अ किंग हु हैड अ फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट। तो वंस अपॉन अ टाइम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट के लिए लिव्स नहीं, बेटा क्या आएगा? लिव्ड आएगा। बहुत छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आवर होस्ट केम। ये भी बहुत आसान है, नर्सरी लेवल का है कि हम स्टेशन से पहले ही जा चुके थे जब हमारा होस्ट आया। तो पहले ही जा चुके थे, वो आपका फर्स्ट सेक्शन होगा, और बाद में होस्ट आया होगा, ये आपका सेकंड सेक्शन होगा। वी ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, हम स्टेशन से जा चुके थे जब हमारा होस्ट आया। तो होस्ट बाद में आया, हम पहले ही जा चुके थे, तो काम पास्ट ऑफ द पास्ट है। पास्ट ऑफ द पास्ट है तो वी ऑलरेडी लेफ्ट नहीं, वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो केम लिखा हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे, चलिए जी आगे चलते हैं। तो वीडियो को एक बार पॉज करके इन क्वेश्चंस को कीजिए, फिर हम इनको समझते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज ये देखते हैं। माय सिस्टर हैज गॉन टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली अ मंथ अगो। अगर को पेंट करती है जब भी उसके पास टाइम होता है, फर्नीचर को पेंट करती है जब भी उसके पास टाइम होता है, मतलब जब भी टाइम होता है तभी करती है। कहने का मतलब ये हैबिट है, रिपीटेड है। तो रिपीटेड में आपको पता है प्रेजेंट टेंस वो भी सिंपल वाला, तो ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। माय वाइफ सिंगुलर है, तो क्या कर देंगे? पेंट्स करेंगे यहां पे, ठीक है। पेंट वर्ब प्लूरल है, उसमें एस लगाया तो सिंगुलर बना दिया। द पुलिस ब्रेक ओपन द ट्रंक एंड फाउंड द लूटेड ज्वेलरी। द पुलिस ब्रेक ओपन द ट्रंक मतलब ट्रंक को तोड़ा, ब्रेक ओपन का मतलब उसे तोड़ना, एंड फाउंड द लूटेड ज्वेलरी, और देखा वहां पे क्या मिला? लूटी हुई ज्वेलरी मिली। अब क्या आना चाहिए? अब आप ध्यान से देखिए कि एंड लिखा हुआ है, एंड के साथ पैरेललिज्म मेंटेन करते हैं। एंड के इस तरफ जैसी वर्ब होती है आगे भी वैसी वर्ब होती है। अब यहाँ पे ब्रेक है मतलब आपकी प्रेजेंट है, और आगे फाउंड है मतलब पास्ट है। अब क्या करें? दोनों तरफ प्रेजेंट करें, मतलब इस तरफ भी फाइंड करूं ब्रेक को देख के, या फिर फाउंड को देख के यहाँ ब्रोक करूं? बताओ क्या करेंगे? सोचो सोचो। तो आपकी नॉलेज बता दूं कि यहाँ उनको फाइंड कर देते हैं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा, और प्रेजेंट टेंस जनरली हैबिट बताने के लिए यूज होता है। तो तोड़ती है और लूटी ज्वेलरी है, आपको पास्ट की बात हो रही है, जब वो स्टूडेंट था, जब वो छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था। कौन सी पिक्चर है ये? वो वाली गोलमाल, है ना? बहुत सही पिक्चर है ये भी, उस टाइम पे सही लगती थी। कभी भी आ जाए तो इंटरेस्ट बनी जाता है। दो चार मूवीज तो ऐसी हैं, धमाल है, ढोल है, गोलमाल है ना? चलिए, तो व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट ही स्टडीज, जब वो स्टूडेंट था, इसमें तो टोन ही आ रही है वही वाली, जब वो स्टूडेंट था तो वो पढ़ा करता था, हैबिट बता रहा है, तो ही यूज्ड टू स्टडी। ही यूज्ड टू स्टडी, है ना? यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज होता है। अब देखो एक कंडीशनल आ गया, कंडीशनल वाला पॉइंट देखो, मैंने आपको पहले कभी पढ़ाया नहीं है लेकिन समझा रखा है, जब पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और एक बात और कही थी, इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि इफ को ड्रॉप कर दिया, पहले लिख दिया हैड, और फिर लिखते थे सब्जेक्ट, और फिर करते थे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे सारा सेम एक ही बात होती थी। तो ये क्या एक ही बात नहीं है? पहले आया हुआ हैड, फिर आया हुआ सब्जेक्ट, और फिर आया हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वही वाली बात है, यही वाली बात है। हैड यू इन्फॉर्म्ड बोलो, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड बोलो, एक ही बात है। हैड यू इन्फॉर्म्ड बोलो, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड बोलो, एक ही बात है। लेकिन आगे क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस। कर लिए? चलिए उम्मीद करता हूं अपनी कल इसके साथ जो कि हेल्पफुल थे, हाँ कि ना? पक्की बात है। तो पास्ट की बात हो रही है तो डिस्कस नहीं, डिस्कस्ड आएगा। तो ये होना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि यहां से देख के हम यहां इसको चेंज करेंगे कि आफ्टर द मीटिंग आई डिस्कस द इशू विद माय कलीग्स हु आर वेरी हेल्पफुल। कर सकते थे ऐसा भी, लेकिन आफ्टर द मीटिंग हमें ये सेंस दे रहा है कि मीटिंग, तो ये आपकी हैबिट दिखाई नहीं दे रही है। हैबिट दे रही है तो शी इज गोइंग नहीं, शी गोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शी गोज होना चाहिए। चलिए जी इनको देखेंगे, पोज करो वीडियो को। सर 50 बार आ चुका है, अब तो हमें रट चुका है कि ही इज नोइंग यू, नहीं ही नोज यू होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं कहूं कि ही वाज नोइंग यू, अब आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर आप क्या हमें पागल समझते हैं क्या? आप पास में देंगे तो हम पास में नहीं लगा पाएंगे क्या? लो जी न्यू कर देंगे। बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। चलो जी कोई बात नहीं। एक तो ना ये जो माहौल बनता है ना, ये बारिश आती है तो जो अरमान है वो डगमगा जाते हैं ना। बारिशें इमोशंस, बहुत गहरे इमोशंस पैदा करती हैं, है ना? करती हैं नहीं करती हैं? चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। बारिश के रिगार्डिंग आ जाइए। बहुत लोगों को बारिश ही पसंद नहीं होती। खैर डाइग्रेस नहीं करते, मुद्दे पे रहते हैं, ठीक है? ये देखो भावनाओं में बह गए ना, देखो मैंने पहले ही कहा था। चलो, तो ही इज नोइंग यू को हम क्या करते हैं बेटा? ही नोज यू करते हैं। लेकिन उसको पास्ट में लिखा, जब उसने ही वाज नोइंग यू तो उसे पास्ट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर ही न्यू यू, ही न्यू यू। समझ में आया? पक्की बात है। अब फिर मैंने आपको कहा कि ही इज नॉट नोइंग यू, ही इज नॉट नोइंग यू, तो आप कहेंगे सर आपको लगता है हम नहीं बता पाएंगे, इसमें बता देंगे। अब आप नोट में कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट को मैं नोट में लिख दूंगा, ही के साथ डज कर दूंगा और नो कर दूंगा, ही डज नॉट नो यू। अच्छा अगर इसी को मैं पास्ट में कर दूं तो ही वाज नॉट नोइंग यू, हाँ भी, तो आप इसे पास्ट में कर देंगे, वॉज को डिड कर देंगे और इधर नो कर देंगे, ही डिड नॉट नो यू। अब आप मुझे बताएंगे आंसर खुद ही अपना दिमाग यूज करके। आई नो नथिंग अबाउट चेस बिकॉज माय गेम्स टीचर वाज आल्सो वाज और नोइंग। तो पास्ट में चला गया तो वैसे तो सिंपल प्रेजेंट आता है, लेकिन पास्ट में लिखा तो पास्ट में करना पड़ेगा, और नेगेटिव है तो सिंपल पास्ट करना पड़ेगा। माय गेम्स टीचर आल्सो डिड नॉट नो। क्लियर? दूसरी बात, नोट लिखा हुआ है तो डबल नेगेटिव नहीं आ सकता, इसको आप एनी कर देंगे। क्या कर देंगे? डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। समझ में आया क्या? बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आफ्टर विनोद रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच टीवी प्रोग्राम्स ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट ओल्ड फ्रेंड्स, सम ओल्ड फ्रेंड्स। ये भी बड़ा प्यारा कांसेप्ट है, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? जैसे आप लोगों ने कांसेप्ट पढ़ा था आफ्टर और बिफोर वाला, कि आफ्टर के इधर आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था। और आफ्टर के इधर आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब इधर सेकंड एक्शन इधर फर्स्ट। तो आपको याद है मैंने कहा था कि इस वाले पूरे के पूरे पार्ट को आप पहले भी लिख सकते हैं और इस पूरे के पूरे पार्ट को आप बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि ही वेंट आफ्टर आई हैड गॉन, आफ्टर आई हैड गॉन, ही वेंट आफ्टर आई हैड गॉन। तो आपको पता है कि इस पार्ट को मैं पहले भी लिख सकता हूं और इसको बाद में भी लिख सकता हूं। ऐसा भी बोल सकता हूं आफ्टर आई हैड गॉन ही वेंट, आफ्टर आई हैड गॉन ही वेंट बोलूंगा, कर सकता हूं। लेकिन जहां जहां आफ्टर जाएगा उसके आगे वाला फर्स्ट एक्शन ही होगा, यस और नो? ऐसे ये वाला है। आफ्टर विनोद रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच्ड टीवी प्रोग्राम्स ही डिसाइडेड। तो इसने क्या किया? आफ्टर वाले पार्ट को पहले लिख दिया और वो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला
ये वाले पार्ट को इधर ले गया और इस वाले पार्ट को इधर ले गया, ये वाले पार्ट को पहले ले गया और इस वाले पार्ट को बाद में ले गया। तो आपको पता है भैया यहाँ पे रेड नहीं होगा, हैड रेड होगा। और दूसरा ज्यादा दिमाग चलाना है तो ज्यादा दिमाग चला सकते हैं। कैसे? पहले उसने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और टीवी प्रोग्राम्स ही देखे होंगे, तभी उसने डिसाइड किया होगा कि भैया बाहर जाता हूँ, मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों से मिलता हूँ पुराने। सुनो, तो वही तो बोल रहा है कि जब उसने मैगजीन, न्यूज़पेपर और टीवी प्रोग्राम देख लिए फिर उसने डिसाइड किया। तो पहले देखा ना, फर्स्ट एक्शन। तो आफ्टर के बाद वैसे भी फर्स्ट एक्शन ही होता है। फर्स्ट मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोल दो हाँ, अरे बोलो हाँ, नहीं बोलोगे मत बोलो। आ गया है तो यहाँ रेज आएगा। उसके पीछे कारण ये है कि रेज हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइज हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है, नाउन टू नाउन लिखा ही होता है कि रेज व्हाट, तो यहाँ पे रेज कर रहा है फॉल्स हॉप्स। लेकिन राइज के बाद कभी कोई नाउन टू नाउन नहीं होता, लेकिन यहाँ नाउन टू नाउन लिखा हुआ है। चलिए आंसर थर्ड होगा कि सुमित हैड सक्सीडेड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीच्ड द बाउंड्री लाइन। पहुंचने से पहले उसको पकड़ लिया था, पहले पकड़ लिया था। सो दिस विल बी योर फर्स्ट एक्शन एंड यू हैव टू पुट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ओवर हियर। आई होप माय पॉइंट गॉट क्लियर नाउ। फॉर द लास्ट 10 इयर्स, अरे पढ़ते ही पता लग रहा है, 4 लिखा हुआ है, हैड जरूरत है कि ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रोन इट ऑन द फ्लोर। हैड को कॉमन निकाल सकते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब अगर सेम है तो कॉमन निकालो, दो बार क्यों लिख रहे हैं, उसकी ब्यूटी क्यों खराब कर रहे हैं। तो ये वाला ही सही होगा आपका, सेकंड वाला थ्रोन लिखा हुआ है, इस थ्रोन का कहां है, यही है ना, ये वाला होगा ना, क्योंकि वाज लिविंग आएगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा आउट ऑफ द वे। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे एंड है, तो एंड के इस तरफ पड़ेगा, इधर ट्रक की बात नहीं हो रही, शी की बात हो रही है। शी ने ही देखा आते हुए ट्रक को और शी ने ही जंप किया। तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही चाहिए था, हैड जंप ही चाहिए था, लेकिन हैड कॉमन निकाला हुआ, इसलिए बस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगी, वो आएगी जंप, मतलब सेकंड वाला। पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। तो शी हैड सीन द अप्रोचिंग ट्रक, और होना चाहिए था कि शी हैड जंप्ड आउट ऑफ द वे, उसमें से शी हैड कॉमन निकाला हुआ है। क्लियर है? ही नेवर हैज एंड विल एवर टेक सच स्ट्रांग मेजर्स। इस बात को समझने के लिए आप दो तीन पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको कहा कि आई कैन, और फिर मैंने कहा एंड आई कैन एंड विल डू दिस क्वेश्चन। आई कैन एंड विल डू दिस क्वेश्चन, विल डू दिस वर्क। तो जब कभी भी किसी एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आए और एक मेन वर्ब आए, दो हेल्पिंग वर्ब आए और एक मेन वर्ब आए, तो ध्यान रखिएगा वो मेन वर्ब इसकी भी और वो मेन वर्ब इसकी भी। जैसे ये सेंटेंस पूरा ये था कि आई कैन डू दिस वर्क या आई कैन डू दिस क्वेश्चन एंड आई विल डू दिस क्वेश्चन, ऐसे था आई कैन डू दिस क्वेश्चन एंड आई विल डू दिस क्वेश्चन, जिसमें से हमने आई कैन और विल को कॉमन निकाल लिया है। समझ में आया? और डू को एक ही बार लिख दिया क्योंकि डू दोनों के लिए आ रहा था। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसा कहा आई कैन डू, जो भी आगे बचा, ठीक है, और आई विल डू, तो डू कॉमन है ना, कॉमन निकाल लिया और इसको एंड के साथ जोड़ दिया। हाँ कि ना, और आई को भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ से आई कॉमन निकालिए, डू कॉमन निकालिए, तो ये बोल रहा है आई कैन एंड विल डू। तो इसका मतलब ये डू इसके लिए भी और ये इसके लिए भी है। इसे ब्रेक करेंगे तो ऐसा बनेगा आई कैन डू एंड आई विल डू। यस और नो? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर आई कैन एंड विल डू, एक ही सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब है और दो हेल्पिंग वर्ब है, तो ध्यान रखिएगा वो जो मेन वर्ब है वो इसके लिए भी और इसके लिए भी है। लेकिन कॉमन हम तब निकाल सकते हैं जब दोनों के लिए सेम फॉर्म ही कॉमन निकले। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि आई हैव एंड विल डू, जो भी आगे आपने बोलना है, दिस क्वेश्चन है दिस वर्क। अब ये गलत है क्योंकि बेटा कॉमन हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों हेल्पिंग वर्ब के लिए मेन वर्ब सेम आती हो। पहले वाले में तो कैन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, इसलिए डू आया, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और विल भी मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आता है तरीके से, हालांकि इसे टेंस में भी हम यूज कर लेते हैं फ्यूचर में, लेकिन विल एक्चुअल में प्रॉपर ये मॉडल वर्ब ही है। तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे फ्यूचर में पढ़ते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कैन के बाद तो वैसे ही आती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ठीक है, लेकिन हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है ना। तो बेटा कॉमन आप तभी निकाल सकते हैं जब दोनों के लिए सेम फॉर्म कॉमन निकले। तो अब तो कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए इसकी वर्ब अलग से लिखनी पड़ेगी। ऐसा बोलना पड़ेगा आई हैव डन एंड विल डू दिस वर्क या दिस क्वेश्चन। समझ में आया? पक्की बात है। एक का हैज एंड विल टेक। अब टेक आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। दो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, मतलब वो इसकी भी और वो इसकी भी है। अगर विल की है तो बहुत बड़ी, क्योंकि विल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन ये टेक इसकी नहीं हो सकती है ना, क्योंकि हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है। हाँ कि ना? तो यहाँ पे टेकन अलग से आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मतलब ही हैज टेकन एंड विल टेक, ये नेवर एवर की बात अभी हम करते हैं, अभी आप इनको स्किप करो, पहले वर्ब का पॉइंट समझो। कैसा होना चाहिए ना कि टेक इसके लिए तो सही है, लेकिन इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये अपने पास थर्ड फॉर्म लेता है। कॉमन तभी निकाल सकते थे जब दोनों हेल्पिंग वर्ब सेम फॉर्म लेती है, लेकिन विल अलग ले रहा है, हैज अलग ले रहा है, अलग ले रहा तो अलग लिखनी पड़ेगी। अब दूसरी बात, नेवर और एवर हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आते हैं। तो ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये रही मेन वर्ब, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब, तो इनके बीच में लगाएंगे तो वो इस पार्ट में आंसर दे रखा है, ही हैज नेवर टेकन एंड विल एवर टेक। समझ में आया क्या बनेगा? टीचर को सबसे ज्यादा, है ना, वो वाली एक्साइटमेंट, सॉरी सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट सैटिस्फाइज द टीचर द मोस्ट इज द एक्साइटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू। टीचर को सैटिस्फाई क्या करती है सबसे ज्यादा? उनके स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा सैटिस्फाई करती है, वो सैटिस्फैक्शन देती है। वो वाली एक्साइटमेंट जब उनको कुछ नया सीखने को मिलता है, एक्साइटमेंट जब उनको होती है। तो ये जो बताया जा रहा है, ये आप एक तरीके से फैक्ट बताया जा रहा है, हैबिट बताई जा रही है कि टीचर को सैटिस्फैक्शन मिलती है जब भी उनके बच्चे कुछ नया सीखते हैं। तो टीचर को सैटिस्फैक्शन हमेशा मिलेगी, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी, नरसों भी, चरसों भी, जब भी, कि अगर आज को सीखा तब भी सैटिस्फाई होगा टीचर, कल को सीखेंगे तब भी होगा, आज को परसों को सीख रहे हैं तब भी होगा। मतलब हैबिचुअल है ना, तो हैबिचुअल में तो फिर लर्न कैसे आ गया? LEARN। क्लियर है? अच्छा, दो चीजें पूछता हूं, LEARN ED होता है इसका सेकंड फॉर्म या LEARNT लर्न होता है? ईडी वाला टी वाला, वैसे पूछ रहा हूं, आंसर तो लर्न नहीं आया। डिड वर्क एंड ये अप्रिशिएट जो वर्ब आएगी ना, इसका सब्जेक्ट भी ही होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ही एडमायर कर रहा है और ही अप्रिशिएट कर रहा है मेथड को, है ना। स्पीड को भी ही एडमायर कर रहा है और मेथड को भी ही करेगा अप्रिशिएट। तो जो वर्ब चाहिए वो ही के अकॉर्डिंग चाहिए। आगे सेकंड फॉर्म है, एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म चाहिए। इधर तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला होगा और ये वाला होगा। थर्ड फॉर्म ये भी पैसिव है, ये एक्टिव लिखा हुआ है। ही हैज बीन मेंटेनिंग हिज अकाउंट विद द बैंक फॉर द लास्ट 10 ईयर, 4 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग सोचोगे सर ये नहीं आ सकता कि हैड बीन मेंटेन्ड। हैड बीन मेंटेनिंग होता तो शायद एप्रोप्रिएट होता, लेकिन हैड बीन मेंटेनिंग नहीं है, हैड बीन मेंटेन्ड है, ये पैसिव में है, जबकि ही खुद ही मेंटेन कर रहा है, ना कि ही को कोई करवा रहा है। समझ में आया बात? पैसिव नहीं आ सकता, ये भी पैसिव, ये भी पैसिव, ये आपका एक्टिव में सेकंड आना चाहिए। ये एक्टिव पैसिव का क्या झोल है, जब पढ़ोगे डिटेल में समझ में आ जाएगा। बीच बीच में मैंने आपको कहा था, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो ना, हर चैप्टर का लिंक किसी ना किसी दूसरे चैप्टर से है। तो अगर आपको चैप्टर 90% समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, 10% तभी समझ में आएगा जब बाकी सारे चैप्टर्स भी पढ़ लोगे। बोल दो हाँ। चलिए, इट बीइंग अ रेनी डे वी विल डिसाइड नॉट टू गो आउट बट टू स्टे एट होम एंड वॉच मूवी। रेनी डे होने के कारण हमने डिसाइड किया कि हम बाहर नहीं जाएंगे, घर पे रहेंगे और मूवी को देखेंगे। तो बीइंग अ रेनी डे, उसके बाद पास्ट यूज करते जनरली डिसाइडेड आना चाहिए, ठीक है। उसने डिसाइड किया, बारिश वाले दिन होने के कारण उसने डिसाइड किया कि वो घर पे रहेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा आपने। टूरिस्ट हैव स्टिल कम टू इजिप्ट एंड आर प्रोबेबली स्टिल इंस्क्राइबिंग देयर नेम्स ऑन द ओल्ड स्टोन्स। तो स्टिल जो टर्म है, ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है। स्टिल देखो यहाँ पे भी आर आईएनजी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी इज एम आर आईएनजी आना चाहिए, वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब फर्स्ट आंसर है। टूरिस्ट आर स्टिल कम टू इजिप्ट, कमिंग टू इजिप्ट अभी भी आ रहे हैं, एंड आर प्रोबेबली स्टिल इंस्क्राइबिंग देयर नेम्स। इंस्क्राइब का मतलब होता है किसी नुकीली चीज से पत्थर या कहीं पे कुछ गाड़ के लिख देना।
जैसे आप जाते हैं पुरानी इमारतों में देखते हैं लोग लिख देते हैं, है ना, द फॉरेस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ट्राइबल्स मतलब जो आदिवासी है, ट्राइबल्स कह लीजिए, आप इसे आदिवासियों की बात है, इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, ये बी की फॉर्म है, और आगे थर्ड फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, हमें एक्टिव चाहिए। दूसरी बात सब्जेक्ट इसके अंदर ये है ट्राइबल्स है, कारण उसके पीछे इन प्रीपोजिशन है, तो बेटा ये उसका ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना। तो अधिकतर ट्राइबल्स की बात हो रहा है और वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब चाहिए होगा, ये तो गलत है क्योंकि पैसिव में है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, बचा डिपेंड आपका, हाँ क्या। और वैसे भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट मेन वर्ब दिखाई दे रही है, क्योंकि साथ में कोई वर्ब नहीं है। बी एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म होती है, बी एम आर फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर्ब सेकंड है, बीन थर्ड है। चलिए ऑलमोस्ट बहुत सारे डाउट्स आपके कवर हो गए होंगे। वो बॉक्स ऑफ एक्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। मैं चाहता हूं कि तुम उठाओ बॉक्स को, एक्स के बॉक्स को जेंटली बड़े प्यार से और रखो। किसे रखना है? एक्स के बॉक्स को ही रखने की बात हो रही है, उठाया और रखना कहां पे? कॉर्नर में, केयरफुली। तो एंड के इस तरफ जैसी वर्ब है उस तरफ भी वैसी आएगी, इस तरफ। तो ये जो वर्ब चाहिए बेटा, ये कीप इट करेंगे क्योंकि एक्स के बॉक्स नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चाहिए अंडे के बॉक्स को। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके ध्यान में आ रहा होगा सर किया या नहीं किया। क्लियर है? अगले चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको पहले भिजवा दिया करूंगा, जो भी आपके आने वाले चैप्टर्स रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन है व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। इसमें मिस्टेक ये है कि व्हेन, इफ, टिल, अंटिल, अनलेस, ये सबके सब टाइम और कंडीशन बताने वाले वर्ड होते हैं। इनके साथ हम कभी भी विल शेल का यूज नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। बहुत अच्छे से समझाया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाने के लिए यू प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल आएगी, यू फाइंड आउट एकदम सही है। व्हेन यू फाइंड आउट यहां पे हो जाएगा। जैसे इफ ही विल कम हियर नहीं होता, इफ ही कम्स हियर होता है। इट इज अपीयरिंग दैट आई विल पास द एग्जाम, गलत है, प्रतीत होने की बात हो रही है, इट अपीयर्स टू मी दैट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुझे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पहले। चलो जी, उम्मीद करता हूं कर लिए होंगे। आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट कौन होता है? ऐसा इंसान जो महिलाओं से नफरत करता है। जहां पे ये मिस वर्ड दिखाई देता है इसका मतलब नफरत होता है। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा मिसोगिनिस्ट। मिसोगिनिस्ट मतलब जो शादी से नफरत करता है, ठीक है। आपने सुना होगा मिज़anthropist मतलब जो मानवता जात से नफरत करता है। तो जहां पे मिस आ जाए मतलब कुछ इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अपॉर्चुन टाइम के डायरेक्ट बात सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। हम लोग बड़े प्यार से इस चीज को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यू स्टार्टेड दिस वर्क आना चाहिए। इट इज हाई टाइम सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल भी आ जाता है बहुत बार, लेकिन सिंगुलर प्रेफर किया जाता है। नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट। अनफिनिश्ड की वर्ब चाहिए थी क्योंकि येट लिखा हुआ था। अनफिनिश्ड का मतलब हैज है प्लस वर्ब की वाज और वर, ये आपकी सेकंड फॉर्म होती है। और बी वाज बीन, ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। ऐसी फोर्थ फॉर्म भी होती है बीइंग आईएनजी वाली। और फिफ्थ फॉर्म होती है कि आगे देखो प्रेजेंट जब डिफाइन है तो ये फॉर्म हो जाता है। आगे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस का मतलब है अगर उसने मुझे बताया होता, इफ शी हैड टोल्ड मी, क्या बताया होता? कि ये बताया होता हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मींस। विद इन हिज मींस का मतलब होता है अपनी आय के अंदर जीवन व्यापन करना। तो अगर उसने मुझे ये बात पहले बताई होती कि उसका जो हस्बैंड है कभी भी अपनी आय के अंदर अपना जीवन व्यापन नहीं करता, मतलब अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा करता है, तो उस केस में मैंने उसे कभी उधार नहीं दिया होता। आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी। तो आप पैटर्न समझो, अगर ये बताया होता तो मैंने ये ना किया होता। अगर ये बताया होता, इफ शी हैड टोल्ड मी, बताया होता तो उधार नहीं दी होती, ये पैटर्न है। ये बीच की एक्स्ट्रा बात है कि क्या बताया होता, है ना, बात समझ में आ रही है? अगर इफ शी हैड टोल्ड मी क्या कि हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन मींस, मतलब ये बात जानबूझ के एक्स्ट्रा लिख दी ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि देख के, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते। आपको पैटर्न पता है कि एक साइड में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये बात नहीं भी लिखते तब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहना था। ये बात लिखने से थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है उन बच्चों को जिन बच्चों की रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। सिंपल। अगला 23 आई विश ही सो यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं कहां समझाऊं? चलो यहां ऊपर समझा देता हूं। इधर देखते हैं, इसको रब कर दिया मैंने। आपको बता दूं कि जो आई विश होता है ना, आई विश, और जो वी विश होता है, आई विश, वी विश, एक टर्म होता है आपका एज इफ। अगर आपने सुना हो तो एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, या फिर एक टर्म होता है एज दो। जब कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये टर्म्स दिखाई दे तो इनके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज करते हैं और इनके बाद हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा? बहुत आसान है। जब कभी भी सेंटेंस से प्रेजेंट का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट की अनरियल बात का सेंस आ रहा है, मैं लिख देता हूं प्रेजेंट की अनरियल बात का सेंस आ रहा है, तो इनके बाद सेकंड फॉर्म आता है। जब कभी भी पास्ट की अनरियल बात का सेंस आ रहा है तो हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। सर ये बात ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ नहीं आ रही, एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल देता हूं, लेकिन एक बार दोबारा पढ़िए। क्या कहा? इन सारे शब्दों के बाद आई विश, वी विश का मतलब होता है काश, एज इफ, एज दो का मतलब होता है जैसे कि। इनके बाद अगर प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है, प्रेजेंट की कोई कल्पना है तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट की कोई कल्पना है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं एक बार। यहां पे लिख दूं मैं एग्जांपल, यहां पे लिख देता हूं बीच में कहीं पे, ठीक है, सामने ही रहेगा। मैंने कहा आई विश, ठीक है, आई विश, और एग्जांपल के तौर पे कहा आई विश आई वर बोर्न इन 1857। एक सेंटेंस तो ये बोला, फिर नीचे एक और ही सेंटेंस आपके सामने लिखा आई विश आई, ध्यान से देखना, आई विश आई हैड बीन बोर्न नाउ। आई विश आई हैड बीन बोर्न नाउ। अब आप ध्यान से देखो, बड़े प्यार से इस बात को समझना कि आपने कहा काश, यहां पे भी इसका मतलब आई विश का मतलब होता है काश। पहले सेंटेंस का मतलब है काश मैं 1857 में पैदा हुआ होता, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस का मतलब है कि काश मैं आज पैदा हुआ होता। यही सेंस आई विश आई हैड बीन बोर्न नाउ। मीनिंग मतलब ग्रामर नहीं पूछना, मीनिंग समझ में आ रहा है ना कि काश मैं 1857 में पैदा होता, काश मैं आज पैदा हुआ होता। मीनिंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ये ग्रामेटिकली राइट है? नहीं जी, दोनों के दोनों गलत लिखे हुए हैं। कैसे गलत लिखे हुए हैं? चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको पता है बी की सारी फॉर्म्स कौन सी होती है? मैं समझा देता हूं। बी एम आर, ये आप एस या ईएस वाले इज। अब जो कांसेप्ट मैं साइड में समझा रहा था उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा आई विश, वी विश, एज इफ, एज दो। इनके बाद अगर प्रेजेंट की अनरियल है तो सेकंड फॉर्म, अगर पास्ट की अनरियल है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पास्ट करने से पहले आप ये बताइए कि ये दोनों सेंटेंस के अनरियल सिचुएशन है। हां जी, अनरियल सिचुएशन है। काश मैं 1857 में पैदा हुआ होता, अनरियल ही तो है यार, अब थोड़ी पैदा हो सकते हो। काश मैं आज पैदा हुआ होता, आज के दिन पैदा हुआ होता, आज के जमाने में पैदा हुआ होता, लेकिन तुम तो पैदा हो गए ना, तो ये भी अनरियल है। दोनों की दोनों अनरियल है। अब बताओ कि प्रेजेंट की अनरियल कौन सी है और पास्ट की अनरियल कौन सी है? तो उसने कहा काश 1857 में पैदा हुआ होता, तो ये पास्ट की अनरियल है। काश आज पैदा हुआ होता, ये प्रेजेंट की अनरियल है। तो आपने नोट किया, अगर प्रेजेंट की अनरियल, साइड देखो, प्रेजेंट की अनरियल है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये वाली बेटा प्रेजेंट की अनरियल थी और ये ऊपर वाली पास्ट की अनरियल थी। तो अगर प्रेजेंट की अनरियल है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आप देखो आई विश के बाद हैड बीन लगा हुआ है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है। तो आप पहले हैड को काटो, बीन को काटो, सेकंड फॉर्म चाहिए इसी की, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वोज या फिर वर। और अनरियल के लिए हमेशा वर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट कैसा भी क्यों ना हो, हमेशा अनरियल के लिए सेकंड फॉर्म में वर ही आता है। और ऊपर की तरफ पास्ट की अनरियल है, पास्ट की अनरियल, पास्ट के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो वर को काटो, आई के लिए पहले हैड लिखो, उसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, और थर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है? बीन। तो आई विश आई हैड बीन बोर्न इन 1857। कुछ ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो गई ये लिखने देखने के चक्कर में? सीन होती है आई विश ही हैड सीन यू। आई विश अभी दो पास्ट के एक्शन होते हैं, जो पास्ट का भी पास्ट होता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो कि फर्स्ट एक्शन होता है, और जो सेकंड एक्शन होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब आप मुझे बता दो कि जज ने कोई डिसीजन
डिसीजन नहीं दिया जब तक उसने केस नहीं पढ़ लिया। तो पहले केस पढ़ा, बाद में डिसीजन दिया। तो केस वाला पहला एक्शन, डिसीजन देने वाला दूसरा एक्शन। पहले एक्शन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है तो देखो बेटा हैड और ये रहा थर्ड फॉर्म, और दूसरे एक्शन में सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है जबकि सेकंड फॉर्म आना चाहिए था, और नोट लगा हुआ है सेकंड फॉर्म का भी नेगेटिव। सेकंड फॉर्म का नेगेटिव क्या होता है? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले तो हैड हटाओ, डिड लगाओ, आगे नोट है, और गिवन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गिव होती है। जज डिड नॉट, ड्रिंक नहीं है, ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक का भी सेंस देती है, ये पोजेशन ओन का भी सेंस देती है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ फैमिली, यहाँ पे पोजेशन का सेंस है ना। आई हैड लंच, यहाँ पे खाने का सेंस है। आई हैड वाटर, यहाँ पीने का सेंस है। तो बेसिकली हैव की फॉर्म जो मेन वर्ब का काम करती है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, तो बहुत सारा सेंस देती है, खाने का, पीने का, ओन करने का। तो आप ध्यान से देखिए, कंडीशनल स्ट्रक्चर याद कीजिए कि कंडीशनल स्ट्रक्चर में इफ के साथ अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। तो मतलब यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यहाँ पे पोजेशन का सेंस आ रहा है, ओन का। अगर मोहन हमारी टीम में होता, ओन का सेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस वाली मेन वर्ब से। ये दोनों हैड की फॉर्म एक साथ आ सकती है, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब है, बाद वाली मेन वर्ब है, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैव, हैड, हैविंग, हैज, थर्ड फॉर्म हैड होती है ना। तो यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है, इफ के साथ अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो बगल वाले पार्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म आता है, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म। लेकिन राधा 4 बजे आई, ये सुन लो। तो पहले तो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, अपेक्षा की थी कि राधा 2 बजे आ जाएगी, लेकिन राधा आई 4 बजे। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ? पहला मेरे अपेक्षा करने का, एक्सपेक्ट करने का हुआ ना, कि पहले मैंने सोचा कि 2 बजे तक आ जाएगी, लेकिन वो आई 4 बजे। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ? एक्सपेक्ट करने का। तो जो पास्ट ऑफ द पास्ट होता है क्या उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, जो फर्स्ट एक्शन होता है, और जो बाद में होता है उसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। तो केम लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, तो राधा बाद में आई ना, मच लेटर। लेकिन पहले तो मैंने उम्मीद रखी थी ना, एक्सपेक्ट किया था, तो फर्स्ट एक्शन ये था, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए था, तो हैड एक्सपेक्टेड होना चाहिए। बोलो हाँ, बड़ी प्यारी बच्चे, समझ में आ रही हैं चीजें। चलिए अगले की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए, उनको नहीं मिली है, पीडीएफ नहीं मिली है, तो आप साथ साथ सॉल्व करते चलिए। तो वीडियो पॉज करके उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लिया होगा। 29th क्वेश्चन है, इफ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। ये भाई सेकंड कंडीशनल आपको याद आ रहा है कि सेकंड कंडीशनल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और बगल वाले पार्ट में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। और पहली बात, अगर मैं तुम होता, पहली बात मैं तुम हो नहीं सकता, अनरियल कंडीशन है। अनरियल के लिए आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आती है, लेकिन वर्ब का यूज करते हैं, वॉज का यूज नहीं करते। दूसरी बात, बगल वाले पार्ट में भी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था, यहाँ पे भी वुड हैव टोल्ड है, वुड टेल होना चाहिए। दो पार्ट में मिस्टेक है, लेकिन अब क्या करें, आपको एक ही पार्ट में मिस्टेक लगानी थी। तो जो मेजर एरर है, मेजर एरर ये है, मेजर एरर इस पार्ट में थी कि मैं, अगर मैं तुम होता, मैं तुम कभी हो सकता हूं क्या? ये रियल है? नहीं, अनरियल है। मैं तुम कभी नहीं हो सकता हूं। अनरियल के लिए हम वॉज नहीं वर्ब का यूज करते हैं, ये मेजर एरर है। साथ में कुछ और लिखा हुआ चल जाएगा, लेकिन इफ आई वाज यू कभी भी नहीं हो सकता, इफ आई वर यू ही होता है। दूसरी बात, यहां वर होना था तो आगे वुड टेल होना चाहिए था, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, बी वॉज बीन, बी वॉज वर एरर है, ये वीक एरर को, किसके बॉक्स को? एक्स के बॉक्स को। कैसे उठाएं? जेंटली उठाएं, आराम से उठाएं, और मैं चाहता हूं कि आप रखें उसे। कहने का मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, आगे एंड लगा हुआ है, एंड पैरेललिज्म को मेंटेन करता है। एंड के इस तरफ जैसी वर्ब होती है, आगे भी वैसी वर्ब होती है। तो अगर उधर फर्स्ट फॉर्म है पिक, तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म होगी कीप। तो ये सेंटेंस ऐसे है, आई वांट यू टू पिक अप द बुक्स एंड आई वांट यू टू कीप इट। आई वांट यू टू पिक अप एंड आई वांट यू टू कीप इट। आई वांट यू कॉमन निकाला हुआ है, ये सुनो। तो टू पिक अप, टू कीप इट इन द कॉर्नर, ऐसे इसका पैरेललिज्म मेंटेन्ड है। 31st में द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। विक्टिम बिफोर दे राइट, ये बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा हो तो बिफोर के आगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और बिफोर के पहले हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आप नोट कीजिए, बिफोर के आगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, तो वी हैड गॉट कर देंगे। क्लियर? गेट की थर्ड फॉर्म गॉट एज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। है बिल्कुल ध्यान से, आई हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स, आई हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। यहाँ पे मेन वर्ब है वॉज, आप देखिए साथ में और कोई वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस आया हुआ है, तो लगाओ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वॉज को हटाओ पहले, तो शी के साथ हैज आता है, हैव आता है, हैज आता है। अब चाहिए थर्ड फॉर्म, तो इसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी वॉज बीन, क्या होती है? बीन। तो शी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ, सो डू नॉट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। समझ में आया सभी बच्चों को? फटाफट से चलिए पॉज करिए वीडियो को और फटाफट से इनको सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द क्यों बोलते हैं? शी इज लाइकिंग मी को शी लाइक्स मी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे तो काटा ही मार दिया, जब आईएनजी हटा दिया तो स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैव अडोर्ड हर। समझ में आया सभी बच्चों को? 35 आपको कंडीशनल का स्ट्रक्चर याद है, मैंने कहा कंडीशनल में अगर इफ लिखा हो और आगे से मतलब बढ़ते जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, कंटीन्यूअस है, इस ग्रो कैसे आ गया? इस ग्रोइंग आना चाहिए। डे बाय डे का मतलब एक्शन चल रहा है अभी भी। न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जो कि पूरी दुनिया में होते हैं। तो तथ्य होगी ये बात, तो आज भी बताते हैं, कल भी बताते हैं, परसों भी, तरसों भी, नरसों भी, सरसों भी, चरसों भी, और जो भी होता है आगे, ठीक है। तो बेसिकली तथ्य है तो टोल्ड कैसे आ गया? न्यूज़पेपर टेल आना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं फैक्ट बताने के लिए। हियर इज कमिंग माय फ्रेंड, ध्यान रखिएगा जब कभी भी हियर देयर से सेंटेंस शुरू हो और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। हियर कम्स माय फ्रेंड होता है, इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट माय फ्रेंड। नो एरर इसके अंदर, देख लें, चेक कर लें, नो एरर इसके अंदर, कोई मिस्टेक नहीं है किसी भी तरीके की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, एडवाइस और एडवाइस में फर्क पता है ना, एक होता है एसई वाला, एक होता है सीई वाला। एसई वाला वर्ब होता है, सीई वाला नाउन होता है, ठीक है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड, अब देखो हैज हैड 2 बार आ गया, तो मतलब ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हैज हैड कैसे आ गया? नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर के लिए तो फ्यूचर का यूज करते हैं। और बाय होगा लंदन में, तो याद करो टेंस में बताया था कि कोई एक्शन फ्यूचर में किसी टाइम से पहले हो चुका होता है तो उसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे द रोबोट्स विल हैव टेकन कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई विल हैव कंप्लीटेड माय कोचिंग बाय जून। तो एक्शन कोई फ्यूचर में किसी टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होता है, उसमें विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं होगा। तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। और आफ्टर के केस में इधर सेकंड फॉर्म आता है तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। पूरा टाइमलाइन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आप पढ़ाकू बच्चे हैं, आपने वो चैप्टर देखा है तो। मोटी मोटी क्या होगा? मोती, ओके मोटी खैर कोई बात नहीं, चलो। तो आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज टोल्ड मी, मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रहा था। कुड नॉट पास्ट की बात चल रही है बेटा, तो फिर प्रेजेंट कैसे यूज किया? व्हाट शी हैड टोल्ड, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हैड आना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोटी, मोटी के साथ उसका मतलब मोती के साथ उसका क्या कंसर्न है, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। दैट 2 and 2, अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है बच्चों को, 2 और 2 के बाद अब मेक लगाते हैं या मिक्स लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो फैक्ट है, फैक्ट है तो प्रेजेंट टेंस चाहिए। अब प्रेजेंट टेंस में ये 2 and 2 सिंगुलर है या प्लूरल है? क्योंकि सिंगुलर है तो मिक्स करेंगे, प्लूरल है तो मेक करेंगे। पहला पॉइंट तो ये, तो ध्यान रखिएगा इस केस में दोनों सही होते हैं, मिक्स भी सही होता है, मेक भी सही होता है, लेकिन ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है और उसमें हम सिंगुलर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्लूरल को कम देते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ ग्रामेरियंस हमेशा
सिमिलर के साथ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है, लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं, कोई जैसे नन ऑफ देम के साथ हैव भी आता है, हैज भी आता है, लेकिन लोग सिमिलर के साथ जाते हैं। तो ऐसे 2 and 2 ऑलवेज मेक्स 4 होता है, ध्यान रखिएगा। नोबडी नोज व्हेन द डेथ विल नॉक, व्हेन इफ व्हेन टिल अंटिल अनलेस के बाद आप लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, व्हेन द डेथ नॉक्स एट हिज डोर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलें, दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन। एक बात बताओ, वो कह रहा है कि वो ऑफिसर बनेगा, वो ऑफिसर बनने की इच्छा रखता है जब वो हायर एजुकेशन को कंप्लीट करेगा। तो पहले कंप्लीट हो चुकी होगी, उसके बाद ही तो वो उम्मीद कर रहा है ना। होप करने का मतलब प्रेजेंट में भी वो उम्मीद कर रहा है कि हाँ भैया मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, तो आईएएस बनूंगा। तो पहले वो कंप्लीट कर चुका होगा ना। कंप्लीट करने के लिए आपको फिनिश्ड या अनफिनिश्ड एक्शन में से कोई लगाना पड़ेगा। आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड होना चाहिए यहाँ पे। या मेरी फोटो आ रही है क्या पीछे, रुक जाओ। आफ्टर ही, यहाँ पे विल हटाओ, कंप्लीट हटाओ, आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड होना चाहिए। सर क्यों होना चाहिए, चलो मैं समझाता हूँ आपको। उसने कहा दीपू होप कर रहा है कि वो बनेगा ऑफिसर। कब बनेगा, जब वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करेगा। जब कंप्लीट करेगा आपकी तभी तो बनेगा ना, बिना हुए कैसे। अकॉर्डिंग वर्ब आती है, इज, ये सही लिखा हुआ है, बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर भी हो सकता है। इज कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, नो एरर। एक बार चेक करें 49 में, नो एरर, बिल्कुल सही। 50 माय फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू केम हियर, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम यहाँ कब आए। तो बेसिकली जब पास्ट की बात होती है ना, सिंपल पास्ट की बात करते हैं कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, है ना। आप फिर बताते हैं आई एट लंच, ऐसे बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट होम, देन आई एट फूड एंड देन आई कंप्लीटेड माय वर्क। जनरली पास्ट की बात बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। कोई हिंट वगैरह नहीं दिया, तो यहाँ पे कोई हिंट वगैरह नहीं दिया 50 में, तो आप सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि व्हेन डिड यू कम हियर, पास्ट बताना, इंटरोगेटिव है ना, पास्ट की बात कर रहा है, सिंपली पास्ट की बात करनी है तो सिंपल पास्ट का इंटरोगेटिव यूज, है ना। खैर चलो आओ, आई वुड हैव टोल्ड यू, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, हैव थर्ड फॉर्म यहाँ आ गया, इसमें भी स्ट्रक्चर कंप्लीट चलेगा। रेंज आना चाहिए यहाँ पे, रेंज तो प्रेजेंट में लिखा हुआ है। क्या आप लोगों को समझ में आया सभी बच्चों को?